स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक जो कि है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें ये दो टॉपिक है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस को हिंदी में कहते हैं व्यापार का अधिग्रहण, और इसको और कह सकते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। अब ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है? जब कोई एक रनिंग बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है, किसी दूसरे रनिंग बिजनेस को, या फिर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। Whenever any running business is purchased by any newly established company, it is the known as purchase of business। कि जब कोई रनिंग बिजनेस को कोई दूसरी नई कंपनी या नई बनी हुई कंपनी उसे क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस या फिर परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है एक्विजिशन की। फिर देखिए, द कंसर्न सेलिंग इट्स बिजनेस इज नो एज वेंडर। ऐसा बिजनेस जो अपना क्या कर रहा है, बिजनेस को सेल कर रहा है, या ऐसी कंपनी जो अपना बिजनेस क्या कर रही है, सेल कर रही है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, वेंडर कंपनी कहलाएगी। ठीक है, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, विक्रेता कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, वेंडर मतलब विक्रेता कंपनी। इट मे बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। और ये जो वेंडर है वो इंडिविजुअल कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, किसी का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये सेलिंग कंपनी या सेलिंग बिजनेस होगा, ठीक है, जिसे हम वेंडर कहेंगे, वो वेंडर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी ही हो, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन। देखिए, अब हम इस पूरे टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस का एक्विजिशन कर लेता है या दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है, तो फिर उसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आएगी जिसे हमें क्या करना है, फेस आउट करना है, और हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस करने हैं। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करेगा तो फ्री में तो परचेज करेगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो देना ही पड़ेगा। तो जो वो कंसिडरेशन दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कर रहा है परचेज, ठीक है, परचेज करने के बदले में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो वो जो दिया जाएगा, जो कंसिडरेशन होगा, वो कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम परचेज कंसिडरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द अमाउंट पेड बाय परचेजर टू वेंडर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज नो एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, कि जो भी कोई अमाउंट परचेजर के थ्रू किसी वेंडर को दी जाएगी, किसके लिए, बिजनेस को परचेज करने के लिए। ठीक है, बिजनेस को परचेज करने के बदले में परचेजर द्वारा जो वेंडर को अमाउंट दी जाएगी, जो क्रेता द्वारा विक्रेता को कोई राशि दी जाएगी, वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है टॉपिक। अब चलते हैं असर्टेनमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इट कैन बी डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। देखिए, अब ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना देना है। जैसे सपोजिवली ए कंपनी ने बी कंपनी के बिजनेस को क्या कर दिया, एक्विजिशन कर लिया या फिर परचेज कर दिया, तो ए कंपनी बी कंपनी को कितना अमाउंट देगी। ठीक है, इसका डिसाइड कैसे किया जाएगा, इन दो मेथड से किया जाएगा। दो मेथड है हमारे पास। मेथड नंबर फर्स्ट है नेट पेमेंट पीरियड, और मेथड नंबर सेकेंड है नेट असेट्स मेथड। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट मेथड है नेट पेमेंट मेथड। मतलब नेट पेमेंट मेथड से भी हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेंडर एंड परचेजर। इसमें क्या होगा, जो नेट पेमेंट मेथड है उसमें जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाएगा वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट के थ्रू। और वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किस में होगा, वेंडर और परचेजर में होगा। ठीक है, दोनों पार्टी सामने बैठ गई, दोनों पार्टी ने मिल करके एक एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि ये पर्टिकुलर बिजनेस हम इतने लाख में परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नेट पेमेंट मेथड से
परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज जो है वेंडर और परचेजर अगर सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई कंसिडरेशन डिसाइड कर रहे हैं तो वो नेट पेमेंट मेथड वाला कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू अमाउंट पेड बाय परचेजर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस विच ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर्स डिबेंचर्स इशूड बाय द परचेजिंग कंपनी। ये बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो जो अमाउंट पेड की जाएगी परचेज़र द्वारा किसको, वेंडर को, परचेज़र जो अमाउंट वेंडर को पेमेंट करेगा उसके बराबर हो सकता है, या फिर इसका जो पेमेंट है वो शेयर्स में, डिबेंचर्स में या फिर और किसी सिक्योरिटीज़ में भी किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि नेट पेमेंट मेथड में परचेज कंसिडरेशन का जो क्या होगा डिसाइड वो कैसे होगा, वेंडर और परचेज़र के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो जो भी परचेज़र वेंडर को कोई अमाउंट पेड करेगा या फिर शेयर्स में पेमेंट करेगा या फिर डिबेंचर्स में पेमेंट करेगा तो ये जो अमाउंट होगी वो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकाला गया है। समझ में आ गया आपको? एक बार देखिए, फिर से सुनिए। अगर परचेज कंसिडरेशन का जो डिसाइड है वो कैसे होता है, वेंडर और परचेज़र के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से होता है तो वो नेट पेमेंट मेथड से कहलाएगा। और अगर किसी परचेज़र ने वेंडर को कोई अमाउंट या फिर किसी शेयर्स में या फिर किसी डिबेंचर में कोई पेमेंट किया है तो वो पेमेंट भी क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये मैटर। अब सेकंड मेथड है अपना नेट असेट्स मेथड। ठीक है, नेट असेट्स मेथड में देखिए, परचेज कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेंडर एंड परचेजर। अगर परचेज कंसिडरेशन का डिसाइड नहीं किया गया है, किससे, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं किया गया है परचेजर और वेंडर के बीच में, तो इट कैन बी डिसाइडेड बाय नेट असेट्स। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट असेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर परचेज कंसिडरेशन वेंडर और परचेज़र के बीच में कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड नहीं किया गया है तो उसे हम किससे डिसाइड कर सकते हैं, नेट असेट्स से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब ये नेट असेट्स क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए, नेट असेट्स कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन। जब भी एग्रीमेंट से परचेज कंसिडरेशन डिसाइड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड नहीं होता है, तो वो किससे डिसाइड होता है, नेट असेट्स से। और जो नेट असेट्स होते हैं, जो नेट असेट्स हम कैलकुलेट करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। टोटल असेट्स टेकन ओवर एट द रीवैल्यूड प्राइस। जो परचेजर कंपनी है उसने वेंडर कंपनी से जो भी असेट्स लिए हैं उसको किस पे, रीवैल्यूड प्राइस पे। अगर रीवैल्यूड प्राइस, इफ़ रीवैल्यूड प्राइस इज़ नॉट गिवन देन द बुक वैल्यू, तो फिर बुक वैल्यू। समझ में आ रहा है? जो भी परचेजर कंपनी ने वेंडर से असेट्स लिए हैं, असेट्स टेकन ओवर किए हैं, उन सारे असेट्स की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, असेट्स टेकन ओवर। कौन लेगा असेट्स, परचेजर कंपनी वेंडर कंपनी से खरीदेगा असेट्स, वो यहाँ पे लेंगे और लेस करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ ली है वो उसमें से लेस कर देंगे। मतलब जितने असेट्स लिए हैं उसमें से जितनी लाइबिलिटी ली है वो माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नेट असेट्स मिलेगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको रीवैल्यूड प्राइस दे रखी है, ठीक है, रिवैल्यूएशन वाली प्राइस दे रखी है, तो वो रिवैल्यूएशन वाली प्राइस पे इन दोनों को लेना है। और अगर रिवैल्यूएशन वाली प्राइस नहीं दे रखी है देन आपको कौन सी लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो फिर आपके क्या आ जाएंगे, नेट असेट्स आ जाएंगे। और जो नेट असेट्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, परचेज कंसिडरेशन कहलाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, असेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन प्राइस पे दे रखी है तो दोनों ही रिवैल्यूएशन प्राइस पे लेना है। और अगर रिवैल्यूएशन प्राइस आपको नहीं दे रखी है तो आप इसको किस पे लोगे, बुक वैल्यू पे लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके कैलकुलेशन में काम आएगा। फिर चलते हैं एक नोट की तरफ। देखो, एक नोट लिखा हुआ है, नोट है, व्हेन इट इज़ द मेंशन that the business is purchased, it is include the whole of assets and liabilities except the fictitious assets and
रिजर्व्स। ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि पूरा का पूरा बिजनेस परचेज किया गया है तो सारे के सारे असेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटी आपको लेनी है, सिर्फ किसको छोड़कर, फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर और रिजर्व को छोड़कर। समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि ए कंपनी ने बी कंपनी का पूरा व्यापार क्रय कर लिया या पूरा का पूरा होल बिजनेस क्या कर लिया, क्रय कर लिया, मतलब परचेज कर लिया। तो आप क्या करोगे, सारे असेट्स लोगे और सारी लाइबिलिटीज़ लोगे। और जब असेट्स ले रहे हो तो आपको फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेना है उसमें, और जब आप लाइबिलिटीज़ ले रहे हो सारी तो आपको उसमें रिजर्व छोड़ देने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कुछ और मैटर आएगा बीच में, वो आएगा गुडविल का। ठीक है, अब देखिए बीच में अब गुडविल की बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप असेट्स परचेज कर रहे हो तो आपको गुडविल का क्या करना है। अगर गुडविल दी हुई है तो क्या करना है, अगर नहीं दी हुई है तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या करना है आपको। तो देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ गिवन, अगर आपको गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द असेट्स टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन बाय नेट असेट्स मेथड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी हो तो आपको इसको क्या करना है, असेट्स मानते हुए, असेट्स के अंदर जब भी आप नेट असेट्स की कैलकुलेशन करते हो उसके अंदर उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ गया। मतलब कि आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको असेट्स मानते हुए जब भी परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करोगे उसको नेट असेट्स के लिए आप कंसिडरेशन में लोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कि इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, अगर आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो क्या करना है, इट इज़ द इक्वल टू एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय द नेट पेमेंट मेथड ओवर द नेट असेट्स। मतलब अगर आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो ये किसके बराबर होगी, ये आपके परचेज ये बराबर होगी आपके एक्सेस अमाउंट के। एक्सेस अमाउंट किसके, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर नेट पेमेंट का, सॉरी नेट असेट्स का। ठीक है, मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स को माइनस करेंगे। मतलब अगर आपका परचेज कंसिडरेशन आपके नेट असेट्स से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में क्या है, गुडविल है। समझ में आ गया। ऐसे टाइप में आपको हमेशा परचेज कंसिडरेशन दे रखा होगा और नेट असेट्स क्या करोगे, आप खुद कैलकुलेट करोगे। फिर आप क्या करोगे, परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा रहता है किससे, नेट असेट्स से, तो आपके क्या होगा, गुडविल होगा। इस लाइन का मतलब यही है, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, अगर ये दे नहीं रखी हो, इट इज़ इक्वल टू द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय द नेट पेमेंट मेथड ओवर द नेट असेट्स। इसका मतलब ये है कि जब आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा हो और नेट असेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए हो और आपके जो नेट असेट्स है वो परचेज कंसिडरेशन से कम हो या फिर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से ज़्यादा हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, अगर गुडविल दे रखी हो तो आपको क्या करना है, नेट असेट्स की कैलकुलेशन, जब हम ऐसा ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, असेट्स टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, तो ये वाले फॉर्मूले में हम उसको असेट्स मानते हुए ऐड कर देंगे। और अगर नहीं दे रखा हो तो आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा होगा और नेट असेट्स आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एंट्री के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व की तरफ। कैपिटल रिजर्व का भी कुछ ऐसा ही है गुडविल की तरह। इसको भी देखिए, इफ़ द नेट पेमेंट इज लेस देन नेट असेट्स, डिफरेंस इज शोन एज कैपिटल रिजर्व। ये बोल रहे हैं कि अगर आपका नेट पेमेंट अगर किससे लेस हो, नेट असेट से लेस हो, मतलब आपका परचेज कंसिडरेशन जो हो वो नेट असेट से क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब आपकी क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। जैसे कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला देखिए, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। अब क्या है, आपके नेट असेट्स ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन क्या है, कम है, तो आपकी क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। और अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो कि परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो और ये नेट असेट्स कम हो, तो आपकी गुडविल होगी। ठीक है, तो इन दोनों का फंडा आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट नोट क्या लिखा हुआ है। नोट लिखा हुआ है, आइदर देयर विल बी द गुडविल और कैपिटल रिजर्व, बोथ कैन बी नॉट अराइज इन द सेम टाइम। मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपके क्वेश्चन में गुडविल होगी या फिर आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों एक साथ में नहीं होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों जो चीज़ें हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये दो चीज़ें हम डायरेक्टली एंट्री में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे।
कि जब भी बिजनेस परचेज किया जाता है तो क्या क्या जनरल एंट्रीज की जाती है, उसी के साथ में आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट है जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेजर। जो परचेजर होता है उसकी बुक में आपको क्या जनरल एंट्रीज करनी है जब क्या करेगा, वो किसी दूसरे का बिजनेस परचेज करेगा। तो जब भी वो बिजनेस परचेज करेगा तो उसमें व्हेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर परचेज, जब भी वो असेट्स और लाइबिलिटी परचेज करेगा तो एंट्री क्या करोगे आप, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सारे असेट्स को क्या करोगे डेबिट, एंड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और जितने भी लाइबिलिटीज़ उसने ली है उसको क्या करोगे क्रेडिट। मतलब जितने असेट्स उसने लिए हैं उनको डेबिट और जितनी लाइबिलिटीज़ ली है उनको क्रेडिट, और टू लिखोगे वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट किससे लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से लिखोगे। ठीक है, फिर देखिए ये आप नरेशन दे देना, बिग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। फिर एक नोट है, इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, अगर डेबिट साइड की टोटल कम रहती है तो इट विल बी एडजस्टेड बाय द गुडविल। तो इसे हम किससे एडजस्ट करना है, गुडविल से एडजस्ट करना है। इफ़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, अगर क्रेडिट साइड की टोटल कम रहती है तो इट विल बी एडजस्ट बाय द कैपिटल रिजर्व। तो इसे हम किससे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व इसमें कैसे आएगा। जितने असेट्स लिए हैं सबको डेबिट, जितनी लाइबिलिटीज़ ली हैं उनको क्रेडिट, और टू वेंडर करके आपको क्या लिखना है, परचेज कंसिडरेशन। फिर जब आप इस एंट्री को बैलेंस करोगे और आपको लगता है कि नहीं हमारा डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से क्या है, कम है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट, और जितने से कम रहता है वो गुडविल में डाल देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा ऊपर वाला साइड जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है किससे, लाइबिलिटी साइड से, मतलब क्रेडिट साइड से, तो हम यहाँ पे टू में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व से उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको पता चल गया। तो ये वो एंट्रीज है जब कोई परचेज़र किसी का बिजनेस परचेज करता है तो फिर ये फर्स्ट एंट्री आपको पास करनी है। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री आपको कौन सी पास करनी है, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री देखिए, व्हेन द फाइनल अमाउंट इज़ पेड टू वेंडर, वेंडर को जब हम फाइनल अमाउंट का पेमेंट करेंगे तो हम कौन सी एंट्री करेंगे। ये देखिए इसमें 3-4 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री तो खरीदने की हो गई, असेट्स को और लाइबिलिटीज़ को, और वेंडर से परचेज कंसिडरेशन हमने क्रेडिट किया। अब देखिए हम जब उस वेंडर को पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए वेंडर को डेबिट करना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, और वही परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम उसको शेयर में भी पेमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिबेंचर्स में भी पेमेंट कर सकते हैं, और हम चाहे तो उसको कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने वेंडर को पेमेंट कैपिटल में किया है, शेयर कैपिटल में, तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है, और टू डिबेंचर्स अगर आपने डिबेंचर में पेमेंट किया है, और टू बैंक अगर आपने बैंक में मतलब कैश से पेमेंट किया है तो आप ये लिखोगे। ठीक है, अब इनमें से देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि पार्शली पेमेंट इन कैश एंड पार्शली इन डिबेंचर्स या फिर पार्शली इन शेयर कैपिटल, तो इसको आप एंट्री को अपने हिसाब से उस समय हम देख लेंगे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे होता है ना, जैसे वेंडर को देने हैं 5 लाख, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने वेंडर में लिख दिया 5 लाख। अब हमने उसका पूरा पेमेंट कैश में नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ 2,50,000 तो दिए कैश में, और 2,50,000 के लिए हमने शेयर इशू कर दिए। तो हम इस 2,50,000 के आगे क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी होगी, और इस 2,50,000 के आगे लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, तो हम ये दोनों लिख सकते हैं। समझ में आ गया, तो इस ऐसी एंट्री होगी इसकी। फिर देखिए एंट्री नंबर 3 क्या होगी। एंट्री नंबर 3 है, इफ़ देयर इज़ एनी डिले इन द पेमेंट टू वेंडर तो इंटरेस्ट विल बी पेड टू द वेंडर। अगर आप वेंडर को पेमेंट करने में कोई डिले करते हो, या वेंडर को थोड़ा देरी से पेमेंट किया जाता है थोड़े टाइम बाद में, तो फिर हमें वेंडर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेट पेमेंट किया है। तो फिर वो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा बैंक, और जितना भी इंटरेस्ट रहेगा 2 मंथ लेटर या फिर 4 मंथ लेटर या 6 मंथ लेटर, हमने जितना भी टाइम डिले किया है उतने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन पे, और फिर वो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 एंट्रीज होगी। फर्स्ट नंबर एंट्री होगी असेट्स लाइबिलिटी परचेज करने की,
ठीक है, और वेंडर का अमाउंट लिखने की परचेज कंसिडरेशन की। और सेकेंड हम परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे, बाय कैश भी कर सकते हैं या फिर इन डिबेंचर्स भी कर सकते हैं और इन शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं। और थर्ड एंट्री होगी हमारे, अगर हम कोई पेमेंट में डिले करते हैं वेंडर को परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट में, तो हमें इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ सकता है। तो 3 एंट्री होगी, ठीक है। इस 3 एंट्री से ज़्यादा और कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये था आपके एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत आपके नॉलेज कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कौन कौन से मेथड से होती है। तो 2 मेथड है, नेट पेमेंट और नेट असेट्स। और इसके बाद में फिर हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। फिर हमने जनरल एंट्रीज देखी, जनरल एंट्रीज किसमें, इन बुक ऑफ परचेजर। तो इसमें आपको ज़्यादातर इन बुक ऑफ परचेजर ही पूछी जाएगी एंट्रीज कि परचेजर की बुक्स में एंट्री दीजिए। तो 3 एंट्रीज आपको पास करनी है, बहुत ही इजी एंट्रीज है, आराम से आपके याद भी हो जाएगी और हो भी जाएगी, ठीक है। बाकी के जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।